नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उन्नत और कह सकते हैं कि एक रहस्यमयी योगिक क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी क्रिया जो सदियों से साधकों के लिए एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र रही है। इसका नाम है खेचरी मुद्रा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये आकाशगामी का रहस्य आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसे करने का जो पारंपरिक तरीका है वो इतना चरम, इतना एक्सट्रीम क्यों है। और इसके बाद हम क्रिया योग के एक सुरक्षित विकल्प पर भी नजर डालेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया दिव्य अमृत आज के विज्ञान से जुड़ता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इस रास्ते पर एक गाइड, एक गुरु क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला सेक्शन, आकाशगामी का रहस्य। आखिर क्यों इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए, इसका नाम ही कितना गहरा है। खेचरी मुद्रा। संस्कृत के ख मतलब आकाश और चरी मतलब विचरण करना। तो इसका मतलब हुआ वो जो आकाश में विचरण करता है। लेकिन यहां आकाश का मतलब बाहर का आसमान नहीं है, बल्कि चेतना का आंतरिक आकाश। हमारे अपने भीतर का जो स्पेस है उसकी बात हो रही है, जहां चेतना को भौतिक सीमाओं से परे ले जाना ही इसका असली मकसद है। और पुराने ग्रंथों को देखें तो इसमें जो वादे किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जैसे कि हर तरह की बीमारी पर जीत हासिल कर लेना, बुढ़ापे और यहां तक कि मौत से भी मुक्ति, भूख प्यास पर काबू पा लेना, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना, और तो और नींद और थकान पर भी पूरा कंट्रोल। अब जाहिर है जब ऐसे असाधारण दावे होंगे तो ये मुद्रा साधकों के लिए योग का शिखर तो बन ही जाएगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके पारंपरिक तरीके की, मतलब जो हठ योग के पुराने ग्रंथों में बताया गया है। और ये तरीका, जैसा कि हम देखेंगे, काफी एक्सट्रीम है। हठ योग प्रदीपिका, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जीभ के निचले हिस्से को, जिसे फ्रेनिलम कहते हैं, धीरे धीरे काटना चाहिए, उसे हिलाना और दूहना चाहिए तब तक जब तक कि वो भौहों के बीच की जगह को न चूले, तब जाकर खेचरी सिद्ध होती है। सोचिए, ये कितना बड़ा शारीरिक समर्पण मांगता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसमें सालों लग जाते थे और ये एक बहुत गहरी कमिटमेंट मांगती थी। इसके 3 मुख्य स्टेप्स थे। पहला, छेदन, मतलब फ्रेनुलम को बाल बराबर काटना, और ये हफ्तों, महीनों, सालों तक चलता था। दूसरा, चालन, मतलब जीभ को रोज हिलाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। और तीसरा, दोहन, मतलब जीभ को खींचकर इतना लंबा करना कि वो नाक के अंदर के हिस्से तक पहुंच जाए। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी आती है। ये जो काटने वाला पारंपरिक तरीका है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे भयानक ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और आवाज भी हमेशा के लिए जा सकती है। मतलब इसे आजमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर पारंपरिक रास्ता इतना खतरनाक है तो क्या कोई और तरीका है, कोई सुरक्षित रास्ता? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर क्रिया योग परंपरा एक ज्यादा बेहतर और सुरक्षित विकल्प देती है। तो जो भी आज के समय में साधना के इस रास्ते पर गंभीरता से चलना चाहता है, उसके लिए यह सवाल सबसे जरूरी है, क्या बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए खिचड़ी के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है? और इसका जवाब इन दोनों तरीकों की तुलना करने पर साफ हो जाता है। एक तरफ हठ योग का तरीका है जिसमें शारीरिक छेदन है, बहुत ज्यादा जोखिम है, और ये एक तरह से जबरदस्ती वाला तरीका है। वहीं दूसरी तरफ क्रिया योग का तरीका है जिसमें तालव्य क्रिया के जरिए जीभ को प्राकृतिक रूप से स्ट्रेच किया जाता है। इसमें जोखिम लगभग ना के बराबर है और ये बहुत धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से आपको लक्ष्य तक ले जाता है। इसमें सालों लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए अब इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, दिव्य अमृत का विज्ञान। ये जानना बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे योग के ग्रंथों में बताई गई एक रहस्यमयी चीज, जिसे अमृत कहते हैं, वो आज की मॉडर्न फिजियोलॉजी से जुड़ती है। तो ये अमृत है क्या? इसे अमरता का रस कहा गया है। योग विज्ञान के अनुसार ये एक दिव्य तरल है जो हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से नीचे की ओर टपकता है। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर यह पेट की जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर में जलकर नष्ट हो जाता है। खेचरी मुद्रा का काम इसी प्रवाह को उलटना है ताकि उस जीवन देने वाली ऊर्जा, उस प्राण शक्ति को बचाया जा सके। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब जीभ को तालू के पिछले हिस्से पर लगाया जाता है तो ये सीधे हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है।
इससे होता क्या है, हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी काफी नीचे चला जाता है। मतलब हमारा पूरा शरीर एक गहरी शांति, एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। तो यहां देखिए कैसे योग के दावे और विज्ञान एक दूसरे से मिल रहे हैं। योगी कहते हैं अमृत पीना, और विज्ञान बताता है कि ऐसा करने से शायद पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले स्राव में बदलाव आता है, जैसे कि मेलाटोनिन या डीएमटी। योगी कहते हैं केवल कुंभक यानी बिना सांस के रहना, और विज्ञान बताता है कि हाँ, मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो जाता है कि ऑक्सीजन की जरूरत बहुत घट जाती है। योगी कहते हैं मन की स्थिरता या समाधि, और विज्ञान ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में जाते हुए देखता है। कमाल है ना? और अब सबसे जरूरी बात, इस रास्ते पर एक गुरु की जरूरत क्यों है और इस साधना का असली लक्ष्य क्या है? देखिए, अगर बिना तैयारी के इस अभ्यास को करने की कोशिश की जाए तो इसके खतरे बहुत बड़े हैं। शारीरिक खतरों में गंभीर ब्लीडिंग से लेकर मुंह के कट से ब्रेन में इन्फेक्शन तक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बोलने और निगलने की क्षमता जा सकती है। और सबसे बड़ा खतरा है ऊर्जा का। अगर नर्वस सिस्टम तैयार नहीं है तो कुंडलिनी सिंड्रोम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें अजीब अजीब चीजें दिखना, एंग्जाइटी और गंभीर मानसिक असंतुलन हो सकता है। इसलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। इस रास्ते पर चलने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है एक योग्य, जीवित गुरु का सीधा मार्गदर्शन, जो एक स्थापित परंपरा से हो। ये कोई किताब पढ़कर या वीडियो देखकर करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि क्या खोज की असली सीमा बाहरी अंतरिक्ष में है या फिर हमारी अपनी चेतना के भीतरी आकाश में? शायद सबसे बड़ी यात्रा तो भीतर की ही है।